जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन और मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर अनिल कुमार। प्यारे बच्चों, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि सर हमारी जो क्लास हो रही है वो करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है और हम अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का जो करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम है वो ले रहे हैं अभी। इसके बाद हम फिर जनवरी 2023 से लेकर के अब तक का डेटा लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स थे, यूपी स्पेशल, यूपी विशेष करंट अफेयर्स उसको समाप्त कर लिए हैं। अब ये हमारा जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि राष्ट्रीय नेशनल इवेंट्स चल रहा है, जिसमें ये हमारी दूसरी क्लास है आज। ठीक, इससे पहले हम नेशनल इवेंट के अंदर एक क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। ये वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर हो जाएंगी प्यारे बच्चों, लेकिन ये है कि जैसे ही नेशनल और इंटरनेशनल खत्म होगा उसके बाद से एकदम से आपका समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो सेगमेंट हम ले रहे हैं वो एक एक करके खत्म करते हुए चल रहे हैं। मतलब ये कि हमने यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स खत्म कर दिया, अब राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि नेशनल इवेंट्स ले रहे हैं, उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स लेंगे, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लेंगे, परियोजनाओं को लेंगे, उसके बाद आपका सैन्य अभ्यास लेंगे यानी कि मिलिट्री प्रैक्टिस लेंगे। इस तरीके से एक एक करके ये सारी अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का जितना भी डेटा होगा, जितना भी आपको इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके साथ में हम एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर कैसे देना है और किन किन तरीकों से क्वेश्चन आते हैं, उन सबको डिस्कशन साथ में करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अभी यूनेस्को की सबसे बड़ी एक संस्था है, वैज्ञानिक संस्था है, वैज्ञानिक संगठनों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। क्या है? यूनेस्को की एक संस्था है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसका गठन हुआ था। ठीक, 1945 में ये एक्स्ट्रा आपको एक तरीके से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्स्ट्रा इसकी एक वैज्ञानिक एक संगठन है, इसी का यूनेस्को का एक वैज्ञानिक संगठनों में से है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। ठीक, साइंसेस। ठीक, इसने क्या किया है? ठीक है, क्या है? यूनेस्को की एक वैज्ञानिक सलाहकार एक तरीके से। इसने हमारे यहाँ पूर्वी खासी से मेघालय जिले में एक मौमलुहा गुफा है। कहां पे? मेघालय में प्रदेश में मौमलुहा गुफा है। ठीक है, मौमलुहा गुफा है। मौमलुहा गुफा को इसने यूनेस्को के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ने क्या किया है? पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की मान्यता दे दी। क्या है? भारत का ये पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल घोषित किया। ठीक, विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक, क्या है? भारत का चूंकि पहला है, मैंने आपको बताया कि जहां पहला शब्द जुड़ता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो और यूनेस्को की बात हो गई, भारत का पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल घोषित किया गया है किसको? मौमलुहा गुफा को। ठीक, ये गुफा है, मौमलुहा गुफा है जिसके ठीक मौमलुहा गुफा का है मेघालय में, इसी में पूर्वी खासी जिला है। ठीक, पूर्वी खासी जिला है जिसके अंतर्गत ये आती है। इसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों 7.2 किलोमीटर यानी कि 7.2 किलोमीटर इसकी इतनी लंबी गुफा है। तो ठीक है, अब जो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, इसने क्या किया कि 60वीं अपनी वर्षगांठ मना रहा था।
मतलब एक सम्मेलन किया, जिस इस सम्मेलन 60वीं वर्षगांठ पर हुआ था, और वो हुआ कहां पे था? जुमैया स्पेन में पड़ता है। कहां पे हुआ था? जुमैया स्पेन में। ठीक, स्पेन, जुमैया स्पेन में हुआ था, जहां पर उन्होंने मौमलुहा को मान्यता दी। अब देख लीजिए आप, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है अलग अलग एग्जामों में, किस तरीके से। अगर कोई एग्जाम नॉर्मल एग्जाम, वनडे एग्जाम है, सीधे सीधे पूछ लेगा कि हाल ही में यूनेस्को ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने, या सिर्फ देगा हाल ही में यूनेस्को ने भारत का पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल निम्नलिखित में से किसको घोषित किया है? तो मौमलुहा गुफा लिखा होगा। हाँ, ठीक, ऑप्शन में। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन उसके बाद 7.2 किलोमीटर कितनी लंबी है, थोड़ा कठिन जाएगा, हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ लेगा कि लंबाई कितनी है। ठीक, और एक क्वेश्चन और बनेगा कि जहां पर इस स्थल को घोषित किया गया, विरासत स्थल घोषित किया गया, या सीधे पूछ लेगा कि यूनेस्को का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज की 60वीं वर्षगांठ निम्नलिखित में से कहां पर इसका सम्मेलन किया गया? तो जुमैया स्पेन में। ठीक, 3 क्वेश्चन बन गए। इसी तरीके से अब एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ करके पूछ लेगा कि स्थापना कब हुई। एक अलग क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये सब कुछ पूछ के ही ना पूछ ले, सीधे मौमलुहा गुफा को ही पूछ ले कि मौमलुहा गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है या है? तो मेघालय में। ठीक, मतलब ये है प्यारे बच्चों की क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन आएगा। ये ज्योग्राफी का भी पार्ट हो गया, ये कल्चरल का भी पार्ट हो गया, ठीक, ये साइंस का भी पार्ट हो गया, तो कहीं से, और सम्मेलन का भी पार्ट हो गया, ये सम्मेलन का पार्ट हो गया आगे जब हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों कि किस तरीके से चीजों को आपको देखना है। हम लगभग सब चीजों को कर देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से कोई गलत होने की संभावना न रह जाए। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने इस पे बात कर ली सारी, कि कहां सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको कि कहां कहां पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत का पहला एक्वा पार्क। ठीक, ये भी देखिए भारत का पहला है, क्या है? एक्वा पार्क। एक्वा पार्क चूंकि भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिख देता हूं, सिर्फ पहला लिख देता हूं ताकि आप समझ लीजिए, ज्यादा टाइम आपका ना लगे। पहला एक्वा पार्क कहां? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क। अब एक्वा पार्क को अगर इस तरीके से, एक तरीके से सरल भाषा में अगर आप अगर सरल भाषा में आप इसको जानना चाहेंगे तो क्या? फिश म्यूजियम की तरह, फिश म्यूजियम मान के चलिए, म्यूजियम है। ठीक, फिश म्यूजियम। आप कहते हैं ना एक्वेरियम से ही एक्वा बना है। एक्वेरियम जो घरों में मछलियों के लिए रखा जाता है, एक्वेरियम, उसी से एक्वा बना है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि भारत का पहला एक्वा पार्क कहां? फिश म्यूजियम जिसको भी कह सकते हैं, कहां पर है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। ठीक, अब बहुत नजदीक अगर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश न दे करके जिला अगर पूछ लेगा, जो ऐसा होता नहीं है, लेकिन सुबनसिरी जिला है। ठीक, सुबनसिरी जिला किस डिस्ट्रिक्ट में? सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए, थोड़े वीडियोस लंबे हो जा रहे हैं, इसलिए लंबे हो जा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फैक्ट रट करके सिर्फ काम नहीं चलेगा और आपको याद भी चीजें नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में क्या है, एक मैक्रो गठबंधन बना है। मैक्रो गठबंधन बना है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं मैक्रो गठबंधन क्या होता है और यह है क्या चीज। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मिस्र के शर्म एल शेख में कॉप हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। मिस्र में एक शर्म एल शेख जगह है, शेख, वहां पर COP कॉप इन्वायरमेंट के ऊपर कॉप 27 हुआ है। ठीक, कॉप 27 का 27वां सम्मेलन हुआ इसी में, यानी मिस्र के शर्म एल शेख में 27वां सम्मेलन था, जिसमें ये क्या होता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर ये एक सम्मेलन होता है। जब सम्मेलनों को बताएंगे इकट्ठा एक जगह पर, इस पर विस्तृत रूप से बात होगी, लेकिन अभी चूंकि आ गया है तो इतना बता देते हैं। यहीं पर क्या हुआ है कि
यहां पर मैग्रो गठबंधन की जो परिकल्पना आई है, मिस्र के शर्म शेख में COP27 के अंदर ही मैग्रो गठबंधन की घोषणा की गई। ठीक, किसने? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने। और किसने? इंडोनेशिया ने क्या किया? एक मैग्रो गठबंधन की घोषणा की कि एक मैग्रो गठबंधन होना चाहिए। किसने? यूएई और इंडोनेशिया। जो जो बोर्ड पे चीजें लिखी जा रही हैं, आप बिल्कुल ध्यान से उसको नोट करिए और पढ़िए और समझिए, क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बताऊंगा कि क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम के अंदर, और खासतौर से पीसीएस के एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी में, सुपर टेट में, किसी भी वनडे एग्जाम में, अलग अलग तरीके से लेवल बस बढ़ चीज इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती मेरे बच्चों, सिर्फ कैसे करके लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे बदलता है, सारी चीजों की बात करेंगे। इसलिए जो जो चीजें इस पे लिखी जा रही हैं वो सब क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए। ठीक है, तो मिस्र के शर्म शेख में COP27 जो हुआ था, उसके अंदर यूएई, यूनाइटेड अमीरात ने और इंडोनेशिया ने एक मैक्रो गठबंधन की एक रूपरेखा रखी। ठीक है, क्या रखा? रूपरेखा रखी, उसकी घोषणा की। ठीक है, अब चूंकि मैग्रो गठबंधन जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ वनस्पतियों का स्वर्ग, एक तरीके से मैग्रोव को जो कहा जाता है, मैग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं उनको स्वर्ग कहा जाता है। ठीक, किसका? उत्पादक, मतलब बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एनवायरमेंट के लिए, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं यहाँ, विविधता होती है उनकी। ठीक है, इसलिए मैग्रोव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्रोव वन अगर आपने देखे हैं तो अमूमन जो है, जो दलदली भूमि होती है वहां पर उगते हैं। अगर पश्चिम बंगाल या जो भी, अगर आप इधर गुजरात का जो कोस्टल एरिया आ जाएंगे, जो दलदली भूमि होती है वहां पे मैग्रोव वन बहुत संख्या में पाए जाते हैं। इसके ऊपर बात है, अमूमन जब बाढ़ वगैरह आती है तो ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक, कटान को रोकने में, जो मिट्टी का कटान है उसको रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंडोनेशिया ने। अब जब सबसे अधिक उत्पादकता यहाँ पर है तो इसको ध्यान में रखते हुए ही इस गठबंधन से क्या हुआ? भारत भी जुड़ गया। भारत भी अपने आप को दूर नहीं रखा और भारत भी इसमें जुड़ गया, यानी कि भारत भी सम्मिलित हो गया इसमें। भारत भी इसमें सम्मिलित हो गया। ठीक, भारत सम्मिलित हो गया इसमें। ठीक है, तो अब क्या बात आती है कि भारत सम्मिलित हो गया। अब कुल कितने 10 सदस्य इस, आप देखेंगे मैग्रो गठबंधन में कितने सदस्य शामिल हैं, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो आपने देखे 3 सदस्य तो यहीं पे हो गए, पहले यही से ले लिए। 1 नंबर पे यूएई हो गया, इंडोनेशिया सम्मिलित है, ये भारत आ गया। 4 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य है। ठीक, श्रीलंका। ठीक, कौन कौन है? श्रीलंका भी हो गया आपका, जापान और स्पेन। छठे का है जापान और स्पेन, 7वां है स्पेन। ठीक है, ये इसके सदस्य हैं, ये सब मैग्रो गठबंधन के सदस्य बन गए। ठीक, अब आइए बात क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो हाल ही में मैग्रो गठबंधन निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया? तो COP27। ठीक, कहां पे, किस जगह पे? तो मिस्र के शर्म शेख में। क्वेश्चन बना एक, मैग्रो गठबंधन कहां पे प्रभावित हुआ है, कहां पे स्वीकार किया गया? तो मिस्र के शर्म शेख में। प्लेस का नाम भी पूछ सकता है, और किस में? तो COP27 में। ठीक, एक क्वेश्चन बन गया, लगभग 2 क्वेश्चन बन गए प्लेस के नाम पे, COP27। तीसरा, इसमें किसने प्रस्ताव, यानी कि निम्नलिखित में से मैग्रो गठबंधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किन किन देशों ने दिया? तो ऐसे करके यूएई और इंडोनेशिया, यूएई और भारत, इंडोनेशिया और भारत, और इंडोनेशिया और जापान, ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा जिसमें क्या सही होगा? यूएई और इंडोनेशिया। पूछ लेगा। चौथी बात आती है कि क्या मैग्रो गठबंधन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो यहां से क्वेश्चन आएगा, पता लगेगा भारत का नाम हटा देगा, बाकी का नाम दे देगा, एक नाम कोई और देगा, गलत हो जाएगा। चौथी बात है कि मैग्रो गठबंधन में भारत सदस्य है कि नहीं है? तो है, सम्मिलित है। ठीक, इतने तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और किसी तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप ये बात समझ के चलिए कि यहां जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो संपूर्ण है। मतलब यहां से जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सब का सब हम आपको डिस्कशन करके बता दे रहे हैं। यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, बात कर लेते हैं। अगला है, अभी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड
2022 दिया गया। क्या है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? हैदराबाद को। ठीक, हैदराबाद को दिया गया। हैदराबाद आप जानते हैं, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो कि है बहुत सारे सेगमेंट में दिया गया है, बहुत सारी चीजों में दिया गया है। तो आखिर हैदराबाद को किस चीज में दिया गया है? तो हैदराबाद को दिया गया है पहला क्वेश्चन, लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। क्या है? लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक, रिकवरी। ठीक है, इसमें दिया गया है इसको। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और इसमें ज्यादा बात ध्यान नहीं रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इससे ज्यादा बात ध्यान नहीं रखनी है। अब अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र। क्या है? इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला है। तो भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र। ठीक, डाटा केंद्र कहां इसका? पहली बात तो ये होगी कहां स्थापित किया गया, केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद कहां पड़ता है? फरीदाबाद पड़ता है हरियाणा में। ठीक, हरियाणा राज्य में फरीदाबाद पर। यहां पर जो है प्यारे बच्चों, ये भारत का पहला जैविक डाटा केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक, क्या है जैविक डाटा केंद्र? जैविक डाटा केंद्र ऊपर मिटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा। ठीक है, तो जैविक डाटा केंद्र क्या है? जैविक डाटा केंद्र बात कर लेते हैं। भारत का पहला जैविक डाटा मेनली जो ऐसी कोई मानव की जो जैविक यानी कि जीवों की जो थोड़े बहुत जो जीन हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनको डाटा इस केंद्र में सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे अभी कोविड आया या कोई ऐसी डिजीज आई जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, तो उस डिजीज को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को समझने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए एक डेटा केंद्र बना दिया गया है, ताकि ऐसी परेशानी, ऐसी समस्याएं भविष्य में ना आए, उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी और ये देखा जाएगा कि किन कारणों से आई और इसका निदान यानी कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए एक डाटा केंद्र बनाया गया फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, और वहां पे रखा जाएगा। अच्छा, ये एक चीज और है कि एक जो ये डाटा रखा जाएगा वो ब्रह्म नामक सुपर कंप्यूटर में। ठीक, ब्रह्म नाम का एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है जिसमें सुरक्षित रखा जाएगा। किसमें? ब्रह्म में। ठीक, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। ब्रह्म नामक सुपर कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा इस डेटा को, ताकि डेटा हानि ना हो या डेटा आपका कहीं समाप्त ना हो, किसी तरीके का कोई समस्या ना हो। तो भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद हरियाणा में, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म नामक सुपर कंप्यूटर में इसको सुरक्षित रखा जाएगा। मैंने आपको बताया कि भविष्य में होने वाले जो डिजीज हैं या इससे पहले डिजीज हुई हैं, उस तरीके की समस्याएं ना हो, उनके अध्ययन के लिए या उसके रिसर्च के लिए ये किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल से कट मरैन पोत बनाने की घोषणा हुई है। क्या? हाइड्रोजन सेल से। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हाइड्रोजन ईंधन जो है इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि सबसे शुद्ध की बात करेंगे, नॉन पॉल्यूशन, जिसमें वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, हाइड्रोजन सेल। तो हाइड्रोजन सेल से चलने वाली भारत की पहली पोत का निर्माण होगा हाइड्रोजन सेल में, जिसका नाम क्या है? कटमरैन। क्या नाम है? कटमरैन। ठीक, कटमरैन पोत। इसका निर्माण कहां हो रहा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। वाराणसी यूपी के भीतर। ठीक, अब कटमरैन पोत की बात करेंगे। अभी हाइड्रोजन सेल से चलने वाला है और इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो कोचीन शिपयार्ड कर रही है। ठीक, कोचीन शिपयार्ड, केरल की कोचीन शिपयार्ड की मदद से। ठीक, शिपयार्ड की मदद से इसका निर्माण किया जा रहा है। कटमरैन पोत कौन से होते हैं?
आपने बहुत सारे जेम्स बॉन्ड की मूवीज या किसी भी मूवीज में देखा होगा, आजकल भारत में भी बहुत सारी फिल्मों में देखेंगे कि एक बहुत ही सुंदर सी एक स्टीमर टाइप की एक नाव होती है, बिल्कुल बाहर वो लोग उस पर जो है अटकेलियां खेलते रहते हैं और ऐसे ही लेटे रहते हैं, धूप का मजा ले रहे होते हैं। उसी को कटमरैन पोत कहते हैं। ठीक, वही है कटमरैन पोत। अमूमन क्षमता इसकी 100 लोगों की होगी, 100 लोगों की क्षमता होगी, जिसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। सिर्फ इतना। किससे चलित होगी? हाइड्रोजन से चलित होगी। कौन बना रहा है? कोचिन शिपयार्ड की मदद से। इतनी सी बात ध्यान में रखने की है और इससे ज्यादा बात ध्यान में रखने की नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और भारत का पहला ये एक तरीके का हाइड्रोजन से चलने वाला पोत होगा, कटमरैन जिसका नाम है। ठीक, याद रखिएगा, नाम बड़ा अजीब है लेकिन नाम यही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या है कि एक आतंकवादी निरोधी समिति की बैठक हुई है। किसकी हुई? आतंकवाद निरोध। ठीक, यानी कि आतंकवाद के विरोध में कई विरोध समिति की बैठक हुई है। समिति की बैठक हुई है। ये बैठक जो हुई है वो भारत में हुई। ठीक, 2022 पहली बार है कि ये बैठक यहाँ हो रही है, भारत में हुई है। और भारत के किस शहर में हुई है? तो दिल्ली और मुंबई में हुई है। दिल्ली और मुंबई में हुई है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड जरूर पुराने जमाने का हो, आजकल तक का डिजिटल बोर्ड जो नहीं हो, लेकिन इस पर जो इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है वो बिल्कुल नई जमाने की है और वो इंफॉर्मेशन है जो आपको सीधे सीधे एग्जामों में मिलेगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस पर क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, चॉक से लिखा जा रहा है, पेन से लिखा जा रहा है कि डिजिटल लिखा जा रहा है। इनका कोई मायने नहीं होता। मायने ये रखता है कि इस पर इंफॉर्मेशन दी क्या जा रही है और किस तरीके से दी जा रही है। ठीक है, तो आतंकवाद निरोधी समिति 2022 का जो सम्मेलन हुआ है, समिति का जो सम्मेलन हुआ है भारत में हुआ है। भारत में कहाँ हुआ? दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पे हुआ है। ठीक, ठीक है, ये आतंकवाद निरोधी समिति है जिसमें ये इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि आतंकवाद को, वैश्विक आतंकवाद को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है आतंकवाद। इसके अंतर्गत एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में क्या है? मेनली आतंकवाद निरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, अब इसी पहल के, दिल्ली घोषणा जारी करने के लिए यानी आतंकवाद निरोधी पहल के रूप में ही भारत ने $5 लाख, ठीक, $5 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद की है, यहां पर मदद की है ताकि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटा जा सके। $5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। $5 लाख की भारत ने मदद की। इतना चीज आपके इंपॉर्टेंट है। एज क्वेश्चन रूप से आप देख लें, आप बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? आतंकवाद निरोधी समिति सम्मेलन का संगठन कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत भी दे सकता है, केवल दिल्ली दे सकता है, केवल मुंबई दे सकता है, या दोनों दे सकता है। ठीक, दोनों दे सकता है। ध्यान रखिए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक कहां पर, निम्नलिखित में से कहां पे हुई? तो भारत भी दे सकता है, दिल्ली दे सकता है, केवल मुंबई दे सकता है, दिल्ली मुंबई दोनों दे सकता है। और इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ध्यान रखिए $5 लाख की मदद भारत ने की है। ये ऐसे भी जानकारी जानने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। तो थोड़ी क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ी क्लास लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखिए कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत इंपॉर्टेंट मिल रही है। और ये मुश्किल से 3-4 क्लास की बात है, 2-3 क्लास के बाद से आपकी पता लगेगा, करंट अफेयर्स एकदम से समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अप्रैल से दिसंबर तक आपके करंट अफेयर्स आपके जबान पे होगा। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। अभी क्या है प्यारे बच्चों की, तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, 150 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। कब का? 1972 का।
150 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा इसी रूप में। वन नेशन अधिनियम निम्नलिखित में कब का है? 1972 का है। इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, शॉर्ट में लिख देता हूं। तमिलनाडु सरकार ने एक स्लैंडर लोरिस के लिए, स्लैंडर लोरिस एक जीव है, स्लेंडर लोरिस एक जीव है जो अमूमन एक बंदर की तरह दिखने वाला एक जानवर है, बंदर की तरह दिखने वाला, सो पेड़ों पर रहता है, पेड़ों पर रहता है स्लेंडर लोरिस। इसके लिए स्पेसिफिक, इसके लिए एक अभयारण्य की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने, अभयारण्य की घोषणा की है, ठीक है, अभयारण्य की घोषणा की है। किसके लिए? स्लेंडर लोरिस के लिए, पेड़ों पर रहने वाला एक जानवर है, ठीक है। तो इसने स्लेंडर लोरिस के लिए एक देश का ये पहला इस तरीके का जो अभयारण्य है, ये देश का नहीं, भारत देश का पहला ऐसा अभयारण्य होगा जिसको कुडुवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य कहेंगे, स्लेंडर लोरिस अभयारण्य कहेंगे, ठीक। क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? कुडुवुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य होगा, ठीक। और ये कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक। वैसे डिडुगुल जिले के, डिडुगुल तमिलनाडु का जो डिडुगुल जिला है उसी के आसपास है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछेगा कि प्रदेश पूछेगा सीधे, ठीक है। कुडुवुर स्लेंडर लोरिस है। अब क्या है कि अब इसके अंतर्गत एक चीज और है प्यारे बच्चों, कि यह है क्या? एक स्तनधारी, ये स्लेंडर लोरिस जो है एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव, ठीक, स्तनधारी जीव है। और जो IUCN है, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, IUCN, ठीक, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में इंडिपेंडेंट। क्या है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, नेचर, ठीक। ये इसने क्या किया है, प्यारे बच्चों, कि इसको, ठीक, इसको क्या लुप्त प्राय प्रजाति में, यानी कि स्लेंडर लोरिस को लुप्त प्राय प्रजाति में घोषित किया है। लुप्त प्राय प्रजाति यानी लुप्त होती हुई प्रजाति के रूप में घोषित किया। अब आप कहेंगे कि ये बताने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में एक बार एक इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक जानवर है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जानवर कौन सा था वो, उसको पूछ लिया था कि उसको IUCN ने किस रूप में रखा है, संकटापन्न, लुप्त प्राय, या लुप्त हो चुके, ये संकट में है, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि रेड डाटा बुक में, इसी की एक रेड डाटा बुक आती है जिसमें ये सब लिखा गया रहता है। तो रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजाति में किसको? स्लेंडर लोरिस को, ठीक, स्लेंडर लोरिस को, ये स्लेंडर लोरिस को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में, क्या लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में इसको IUCN ने किया है। बस इतना ही है क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको मैंने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा है इंडिपेंडेंट रूप से, करंट अफेयर से इसका लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत ही 72 के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भी खूब क्वेश्चन पूछा गया, 1973 का है, इसी संरक्षण अधिनियम के तहत उसको लाया गया था, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो लेकिन दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, ठीक, वंदे भारत ट्रेन दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है, जिसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। अब ये क्या है? मैसूर चेन्नई मार्ग पर क्रांतिवीर संगोली रेस्टोरेंट, कहां से? क्रांतिवीर संगोली रेस्टोरेंट, क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन से किया गया इसका उद्घाटन, संगरौली रेलवे स्टेशन से, ठीक, रेलवे स्टेशन पे इसका किया गया। ये मेनली क्या है? ये आपकी जो है मैसूर और चेन्नई मार्ग पर चलेगी, ठीक है। कहां चलेगी?
मैसूर चेन्नई मार्ग पर। बस इतनी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये है कि दक्षिण भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाई चांस। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखें, दक्षिण भारत की जो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। अभी हाल ही में शिव प्रतिमा एक बनाई गई है, शिव प्रतिमा। ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, ठीक। किसकी? विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है, जानना चाहेंगे कहां पर। तो ये है राजस्थान के नाथद्वार में, राजस्थान राज्य के कहां पर? नाथद्वार में, नाथद्वार में ये बनाई गई है। अब शिव प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? आखिर सबसे ऊंची है अगर विश्व की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है कि ये सबसे ऊंची है? तो 369 फीट की है, 369 फुट की है, ध्यान रखिएगा। ऊंचाई इसकी 369 फुट की है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है शिव जी की खासतौर से, तो 369 फुट याद रखना है। दूसरी बात क्या है, इसका नाम क्या है? शिव प्रतिमा जो है यहाँ, तो इसका नामकरण भी किया गया है। तो क्या नाम है? विश्वास स्वरूपम। नाम क्या दिया गया है? विश्वास स्वरूपम, स्वरूपम इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है। विश्वास स्वरूपम इसका नाम है, 369 फुट ऊंची ही प्रतिमा है, ठीक है। ये राजस्थान के नाथद्वार है। राजद्वार अगर बहुत नजदीक जाएंगे तो राजसमंद जिले में पड़ता है, राजसमंद जिले में पड़ता है, राजसमंद जिले के नाथद्वार में, ठीक है। राजसमंद जिले के नाथद्वार में ये प्रतिमा लगाई गई है, जिसका नाम विश्वास स्वरूपम है और 369 फुट ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ठीक। क्या है? स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ठीक। अब ये स्टैचू ऑफ डिग्निटी क्या है, ठीक। स्टैचू ऑफ डिग्निटी क्या है प्यारे बच्चों, ठीक। स्टैचू ऑफ डिग्निटी ये अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है, उसका नाम है क्या? स्वामी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, उसका नाम है ये, उसका नामकरण किया गया है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। कहां पर बनाई गई? अयोध्या में, ठीक। अयोध्या में, ठीक है, ये अयोध्या में बनाई गई है, ठीक। नंबर 2 क्या है, ठीक? स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ठीक है। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब अगला है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब ये क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये क्या है? ये नाग प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा है, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक। जिसको कहा गया है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, नाग प्रभु कैंपेगौड़ा की बेंगलोर में कर्नाटक के अंदर एक प्रतिमा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको नामकरण किया गया है। किस लिए नामकरण इसका किया गया है? क्योंकि इसकी ऊंचाई है पहले बच्चों 108 फुट है, ठीक, 108 फुट है। फिर ये कैसे आ गई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? तो ये इसलिए आ गई क्योंकि बेंगलुरु की स्थापना नाग प्रभु कैंपेगौड़ा जी ने ही की थी, और ये ऐसे सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाती है किसी भी जगह की स्थापना करने वाले किसी व्यक्ति की या किसी जो है संत की, ये सबसे ऊंची प्रतिमा इस रूप से ये आपकी बन जाती है
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जनरल हुआ। क्या? किसी जगह की स्थापना करने वाले किसी ऐसे महापुरुष की इतनी ऊंची प्रतिमा, 108 फीट की ऊंची प्रतिमा, ये विश्व की पहली ऐसी प्रतिमा है। ठीक है, इसलिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसी के साथ में एक चीज और आ जाती है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात में। अब एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे, जब तक अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन की बात आपसे नहीं की है। बड़े एग्जामों में या किसी भी एग्जामों में एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है जिसमें क्या कहते हैं, सुमेलित करिए। इंग्लिश में कहते हैं, अरे हिंदी में कहते हैं सुमेलित करिए, सुमेलित करिए। ऐसा कोई उदाहरण अभी तक मिला नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं। सुमेलित करिए या मैच द सेंटेंसेस, ऐसे करके इंग्लिश में आता है। ठीक, मैचिंग द वर्ड या मैचिंग द सेंटेंसेस, ये ऐसे ही दिया होगा, इनको मैच करना होगा। पता लगेगा कि स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ठीक, तो यहां पे लिखा होगा या तो रामानुजाचार्य दे देगा या इस जगह का नाम दे देगा। फिर दिया होगा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो यहां या तो बेंगलुरु दे देगा या नागप्रभु केम्पेगौड़ा का नाम दे देगा। ऐसे स्टैचू ऑफ यूनिटी या तो गुजरात दे देगा या वल्लभ भाई पटेल का नाम दे देगा। ठीक, अब आपको इसको मिलाना होगा, और इसमें जो ऑप्शन आता है, वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं बहुत फेमस है। अब इसमें जो ऑप्शन आता है प्यारे बच्चों, वो ऐसे करता है, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का एस, ऐसे करके ऑप्शन बनाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। आगे भी हम बात करें तो इस रूप में भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस रूप में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगी चीजें, तब तक ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अमूमन देखा जाता है कि एग्जामों में, अगर आप बात करेंगे पीसीएस समीक्षा अधिकारी और इस तरीके के एग्जामों में, तो क्वेश्चनों की संख्या 5-6 इस तरीके की होती है जो बहुत ही निर्णायक होते हैं। हालांकि वनडे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन एकाधिक पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो बड़े एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी इनमें क्वेश्चन काफी संख्या में रहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आइए अगली बात है कि अभी हाल में ही गंगा विलास प्रोजेक्ट, गंगा विलास क्रूज नाम से परिचित होंगे आप। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है। ठीक, गंगा विलास क्रूज अभी हाल ही में ये अपनी यात्रा पर निकला है। ये गंगा विलास क्रूज विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है और सबसे अधिक दूरी तय करेगा। ये विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ये क्रूज है आपका गंगा विलास क्रूज। ठीक, ये कहां से जा रहा है? वाराणसी से। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश, वाराणसी से असम, असम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक, डिब्रूगढ़ तक की यात्रा पूरी कर रहा है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पूरी कर रहा है। ये यात्रा लगभग 3200 किलोमीटर की है। विश्व का सबसे अधिक लंबी यात्रा करने वाला क्रूज है 3200 किलोमीटर, और ये लगभग 52 दिनों में इसको करेगा। 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, लगभग 52 दिनों में ये यात्रा पूरी होगी। विश्व का सबसे लंबी दूरी की यात्रा है ये। अब ये यात्रा जो होगी, ये इसमें अलग अलग बहुत सारे जो है जगहों से होता हुआ जाएगा ये। ठीक है, बहुत सारी जगहों से होता हुआ जाएगा गंगा विलास क्रूज। अमूमन अब ये कहां से गया है? तो वाराणसी के अंदर जगह पर एक रविदास घाट है, रविदास घाट, यहां से इसने अपनी यात्रा शुरू की है। वाराणसी के रविदास घाट से शुरू हुई। ये बांग्लादेश में भी एंटर करेगा, यानी कि बांग्लादेश में भी ये रहेगा उस समय तक। ये क्रूज बांग्लादेश में भी रहेगा। और अमूमन जो यात्रा का क्रम है, एक तरीके से आपको समझने के लिए बता रहा हूं, और बहुत अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो हो सकता है थोड़ा सा रूट के विषय में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। वाराणसी, कभी कभी बहुत कम लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाराणसी, वाराणसी के बाद आपका बक्सर, ठीक, बक्सर, गाजीपुर, पटना, ऐसे होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करेगा। फिर बांग्लादेश में एंटर करने के बाद फिर सीधे आपका असम में चला जाएगा और
फिर यात्रा अपनी समाप्त करें। लगभग 52 दिन की अभी इस समय ये यात्रा में है, ये ठीक, ये इस समय यात्रा में है। तो जब इसकी यात्रा पूरी हो जाएगी, सकुशल वापस आएगा, तो हम इसके ऊपर और बातें करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन को आज नहीं कल किसी न किसी एग्जाम में आप एग्जाम में इसको देखेंगे और पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी है, मुझे उम्मीद है कि आप काफी परेशान हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक नया बाघ अभ्यारण्य, ठीक, नया बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ठीक, अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। क्या नाम है? दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, ठीक, अभ्यारण्य। मेनली एक बाघ अभ्यारण्य है, अगर आप जानते हैं, टाइगर रिजर्व, जिसका नाम पन्ना है, ठीक। एक तरीके से पन्ना के ही जगह पर समझ लीजिए कि दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। पन्ना जो टाइगर रिजर्व है बहुत ही फेमस रहा है अभी तक, लेकिन एक समस्या एक आई है कि केन बेतवा नदी, केन और बेतवा, इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है, ठीक, इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो इन दोनों नदियों को जोड़ने से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसका लगभग 1/4 भाग पानी से भर जाएगा, ठीक। तो पानी से अगर भर जाएगा तो इसके जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, इनको प्रतिस्थापित करने के लिए दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, इसको पूरा नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये भारत की पहली इस तरीके की परियोजना है जहां 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। भारत की ऐसी पहली परियोजना है जहां 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। इन दोनों नदियों को जोड़ने से फायदा क्या होगा? बुंदेलखंड का जो इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका अमूमन सूखा, बहुत ज्यादा सूखा क्षेत्र है बुंदेलखंड का इलाका। जो बुंदेलखंड के लोग हैं जानते होंगे, आप भी सुनते होंगे, बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इस बुंदेलखंड के इलाकों में पानी की पर्याप्त मात्रा आ जाएगी अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ये लगभग 8-9 साल लगेंगे अभी इस परियोजना को पूरा होने में, ठीक, 8-9 साल लगेंगे। लेकिन जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा और यहाँ जल की कोई कमी नहीं होगी और समस्याएं कम हो जाएंगी, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने प्यारे बच्चों बात कर ली है करंट अफेयर्स के। हम नेशनल इवेंट यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारी दूसरी क्लास हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक लास्ट क्लास होगी, या हो सकता है कि एक बड़ी और एक छोटी क्लास में भी राष्ट्रीय घटनाक्रम निपट जाएगा। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम परियोजनाएं, प्रैक्टिसेस और मैंने बताया कुछ बुक्स की बात करेंगे। सबकी यानी कि लगभग संपूर्ण करंट अफेयर्स को हम आपका समाप्त कर देंगे। तब उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे करके 2023 यानी कि जनवरी 2023 से लेकर के, जितना भी इधर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक तरीके से एग्जाम देखा जाए तो बड़ा एग्जाम में पीसीएस का एग्जाम जो 14 मई को है, उससे पहले ही आपको लगभग सारी करंट अफेयर्स दे देंगे। बस ये है कि आप लगातार इसको आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए। और पीसीएस या किसी भी जो 20 एग्जाम आएंगे, लगभग 1 वर्ष के पहले 1 वर्ष तक में जो एग्जाम आएंगे, आगे आने वाले समय में 1 वर्ष में जो एग्जाम आएंगे, आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस जगह से ही आपको मिलने हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। जय हिंद, नमस्कार।